नवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पुस्तक का दूसरा पाठ परीक्षा। परीक्षा एक कहानी है। इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद। पाठ के शुरुआत में ही प्रेमचंद जी के बारे में अच्छे से दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके ठीक बाद परीक्षा कहानी के सारांश के रूप में एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए, पाठ को समझने में आसान होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस पेज में दिए गए बातों का अर्थ समझिए। पुराने समय में राजा महाराजा द्वारा शासन किया जाता था। राज्य के प्रशासन की देखरेख की जिम्मेदारी जिस पर होता है उसे दीवान कहते थे। देवगढ़ नाम का रियासत या राज्य के दीवान पद का काम सरदार सुजान सिंह नामक व्यक्ति 40 साल से करते आ रहे हैं, पर अब वो बूढ़ा हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो अब इस पद का भार नहीं उठा पाएंगे। कहीं भूल चूक हो जाए तो जीवन में जो सम्मान हासिल किया था वह मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वो देवगढ़ रियासत के महाराज से दीवान पद से हटने की अनुमति मांगता है। पहले तो राजा ने सरदार सुजान सिंह को बहुत समझाया, पर सरदार सुजान सिंह के न मानने से महाराज ने एक शर्त पर उनकी बात मानने को राजी हुए, और वह शर्त यह था कि नया दीवान भी सरदार सुजान सिंह को ही चुनना होगा। इसके बाद विज्ञापन के जरिए पूरे देश को यह पता चला कि देवगढ़ रियासत में नया दीवान की ज़रूरत है। उस विज्ञापन में यह कहा गया कि जो व्यक्ति खुद को इस पद के लिए योग्य समझता है वह सरदार सुजान सिंह के पास आए। विज्ञापन में यह भी बताया गया कि इस पद के लिए आए व्यक्ति भले ही ग्रेजुएट न हो, किंतु उनमें कोई कमी न हो। 1 महीने तक सरदार सुजान सिंह उनके रहन सहन आचार विचार को परखेंगे। जो व्यक्ति सुजान सिंह द्वारा लिए गए परीक्षा में सफल होगा उन्हीं को दीवान बनाया जाएगा। तो इस पेज का अर्थ यही है। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मिस्टर स, द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था।
लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में से हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। इस पेज की बातों का अर्थ यह है, जो विज्ञापन निकले थे उस विज्ञापन ने पूरे देश में हलचल मचा दिया। सभी नसीब का खेल मानकर अपना भाग्य देखने इस ऊंचे पद के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग लोग देवगढ़ में पधारे। यहाँ तक कि पंडित तथा मौलवी भी इस पद के लिए आए। सुजान सिंह ने सभी का अच्छा ख्याल रखा। सभी लोग खुद को श्रेष्ठ प्रमाण करने के लिए लग गए। कोई पहले हुक्का पीते थे, अब छिपकर सिगरेट पीते हैं। कोई घर में नौकरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, किंतु अब नौकरों से आप जनाब कहकर सम्मान देकर बात करते हैं। कोई पहले ईश्वर को भी नहीं मानते थे, पर अब ईश्वर को मानने लगे हैं। किताबों से जो पहले घृणा करता था, अब बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे हैं। खुद को श्रेष्ठ प्रमाण करने के लिए सभी नम्र और सदाचार से पेश आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि 1 महीने की ही झंझट है, किसी भी प्रकार पार कर लेंगे तो जिंदगी भर आराम ही आराम मिलेगा। पर सरदार सुजान सिंह उम्मीदवारों के ऊपर कड़ी नज़र रख रहे थे। कीमती रत्नों को खरीदते बेचते समय जिस तरह जौहरी पड़कता है, उसी तरह सुजान सिंह भी उम्मीदवारों में से सबसे अच्छे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। उम्मीदवारों में से हॉकी के अच्छे खिलाड़ियों ने इसे विद्या मानकर हॉकी खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। चलिए, तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। ढाबे के लोग जब गेंद लेकर तेज़ी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नज़र न आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था। विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम न था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। इन बातों का अर्थ यह है, हॉकी खेलने के लिए कोर्ट बना लिया गया। हॉकी का कोर्ट बना और हॉकी खेल आरंभ हुआ। हॉकी के गेंद को इधर से उधर कर सभी इस तरह खेल रहे थे जैसे किसी ऑफिस के अप्रेंटिस हो। अर्थात जिस प्रकार कार्यालय के अप्रेंटिस इधर से उधर ठोकर खाए फिरते हैं, उसी तरह हॉकी के गेंद भी ठोकरे खा रहे थे। सभी खिलाड़ी बड़े ही उत्साह से हॉकी खेल खेले। संध्या तक खेल चलता रहा। सभी थक गए, पर खेल का परिणाम नहीं निकला। अंधेरा भी हो गया था। मैदान से थोड़े ही दूर पर एक नाले के कीचड़ में एक किसान की अनाज से भरी गाड़ी फंस गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी किसान अपने बैल सहित अनाज से भरी गाड़ी को नाले से बाहर निकाल नहीं सका। सहायता के लिए वो इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसी समय हॉकी खेलकर खिलाड़ी वापस आ रहे थे। तो इस पेज का
अर्थ यही है। इसके आगे इस प्रकार है, आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। डरकर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर जाती है। किसान गाड़ी पर आकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, उनकी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले की ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यही बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। इन बातों का अर्थ यह है, किसान खिलाड़ियों की ओर देख रहा था मदद के लिए, लेकिन मदद मांगने की हिम्मत नहीं की। खिलाड़ी भी उन्हें देख रहे थे, पर किसी ने भी उन्हें मदद नहीं किया। किंतु उन्हीं में से एक खिलाड़ी जो हॉकी खेलकर घायल हुए थे, वह साहस दिखाते हुए किसान को मदद करने के लिए आगे आता है। दोनों मिलकर गाड़ी को बाहर निकाल देते हैं। किसान युवक के किए सहायता का गुण गाते हैं, तो युवक किसान से हंसी मजाक में पूछते हैं कि क्या इसके लिए आप मुझे कुछ इनाम देंगे क्या? तब किसान गंभीर होकर कहता है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो दीवान पद आपको ही मिलेगा। युवक को किसान के ऊपर संदेह हुआ और उसने किसान को ध्यान से देखा। आवाज़ और चेहरा भी उसका पहचाना सा लग रहा था। किसान ने भी मुस्कुराकर बोला कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति बिना डरे सागर के गहराई जाने का खतरा उठाते हैं, वे ही मोती लेकर बाहर आ जाते हैं। इसके कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति बिना डरे और साहस दिखाकर कठिन परिस्थिति में भी कुछ कर गुजरने की अगर क्षमता रखते हैं, वे लोग ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो इन बातों का अर्थ यही था। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। इसका अर्थ यह है कि किसान बनकर सरदार सुजान सिंह खड़े थे वहाँ पर गाड़ी लेकर, और जो खिलाड़ी थे जिन्होंने सुजान सिंह को मदद किया, उनका नाम है पंडित जानकीनाथ। तो पंडित जानकीनाथ को ही चुना नए दीवान के लिए सरदार सुजान सिंह ने। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी।
मगर उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। तो कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। इससे पहले अंतिम जो पेज है इसका अर्थ यह है, परीक्षा का जो महीना था वो पूरा हो चुका था और अब सभी फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। दीवान पद को पाने न पाने की बात पर सभी बहुत चिंतित थे। शाम के समय राजा के दरबार को सजाया जाता है, जो कि दीवान चुनना बड़ा काम है। इसलिए उस सभा में रियासत के अनेक महत्वपूर्ण लोग आए। सभी उम्मीदवार भी उस सभा में उपस्थित हुए और सबका दिल धड़क रहा था। सभा में खड़े होकर सभी का अभिवादन किया गया सुजान सिंह द्वारा। दीवान पद के परीक्षा के चलते उम्मीदवारों को जो कष्ट हुआ उसके लिए वे क्षमा भी मांगे। उम्मीदवार के हृदय में जो अच्छाई ढूंढ रहे थे, जैसे उदार, आत्मबल, वीर, उन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति सौभाग्य से उन्हें मिल गया है। सुजान सिंह ने नए दीवान के लिए पंडित जानकीनाथ का नाम लिया और उन्हें बधाई दिया। सभी मेहमानों ने पंडित जानकीनाथ की ओर सम्मान की नज़र से देखा, पर बाकी उम्मीदवार की आंखों में ईर्ष्या दिखाई दिया। सुजान सिंह जानकीनाथ का प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि जानकीनाथ खुद जख्मी होने के बाद भी असुविधा में फंसे किसान का मदद किया। उनके साहस और उदारता को सराहा और कहा कि ऐसे व्यक्ति के मन हमेशा स्थिर रहते हैं तथा ऐसे लोग धोखा खाने पर भी अपने धर्म के रास्ते से नहीं हटते हैं। तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है। प्रेमचंद जी ने बड़े ही अच्छे प्रसंग से एक बहुत बड़ी बात हमारे समक्ष रखे हैं कि इंसान भले ही कम पढ़ा लिखा हो पर हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इंसान के अच्छे गुण जैसे सहानुभूति की भावना, दया, परोपकार, साहस, आत्मबल, वीरता आदि गुण जीवन में बड़े काम आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पाठ समझ आया। देखिए, पाठ के उत्तर कहीं भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप पाठ को अच्छे से पढ़ पाओ शुद्ध उच्चारण के साथ, ठीक है? उसके बाद आप पाठ को समझ भी सकेंगे और इसी तरह आप किसी भी प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख लीजिए। धन्यवाद।